बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे जिस तरह के पेशेंट को एग्जामिन करते हैं या पेशेंट हमारे साथ किसी भी तरह से कम्युनिकेशन करते हैं या हमसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, सम टाइम हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में ये देखते हैं कि पेशेंट हमें कुछ बताना चाहते हैं और हम उसकी बातों को जब सुनते हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि इस पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या है या इसकी काजेज ऑफ डिजीज़ क्या है और ये पेशेंट फील क्या कर रहा है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के अंदर अपने एक्सपर्ट को बुलाते हैं और आपके जहनों के अंदर उठने वाले जो सवालों जवाब होते हैं, जो आप कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट के साथ वो आपके सवाल रखें और उनके जवाब बेस्ड ऑन साइंस दे के आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे स्टोमिक यानी जो मैदा है, मैदे से मुतल्लिका क्या मसाइल होते हैं, आपको भूख ज़्यादा क्यों लगती है, कम क्यों लगती है, खाया पिया आपको क्यों नहीं लगता, पेट आपका क्यों फूल जाता है, गैस, तज़ाबियत, एसिडिटी, या आपको खाना आपके मुंह में वापस क्यों आता है, या समटाइम आपको कब्ज़ की कैफियत क्यों होती है, मैदे में सोजिश या अल्सर बनने की क्या वजूहात होती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर हम आज अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए हमने जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरीहा तारिक, जो कि फोरेंसिक मेडिसिन की एचओडी हैं KEMU से, यानी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से। उनको हमने मदऊ किया है। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर तनवीर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हमने किसी भी शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपको जब भी हमने कहा, आपने हमारी ऑडियंस की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए हमें भरपूर टाइम दिया। प्लेजर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि डॉक्टर फरीहा तारिक जो है, व्हाट अबाउट कि आप जो है वो जब किसी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, तो फिर पब्लिक ये जानना चाह रही कि जिसकी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी और एजुकेशनल जर्नी जो है वो कैसे गुजरी, कहाँ तक, फिर वो अब क्या कर रही है। ओके, एजुकेशनल जर्नी के बारे में अगर बात करें तो मेरा जो MBBS है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से है। इसके बाद मैंने फोरेंसिक मेडिसिन को ऑप्ट किया एज अ स्पेशलिटी। उसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और अब इसी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मैंने कंटिन्यू किया और उसमें मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर पहले भर्ती हुई पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और उसमें फिर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू जिस तरह से प्रमोट होते हैं, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ही ये जर्नी चला। और सक्सेस जो है ये कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होती और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक। सो इट वाज वन स्टेप एट अ टाइम, और कभी भी मैंने चीज़ों को रश नहीं किया। आई हैव सर्टेन गोल्स इन माइंड, और शुरू से ही मैं थोड़ी सी गोल ओरिएंटेड रही हूँ, तो मैंने उन गोल्स को टारगेट किया, अचीव किया, और फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने कंटिन्यू किया अपना प्रोफेशन, और अब मैं आपके सामने हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरीहा, हम देखते हैं कि आजकल जितनी भी डिजिटलाइजेशन है, AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो हम देखते हैं हर जगह पे आप हमें नज़र आती हैं डिफरेंट तरीक़ों से लोगों को अवेयरनेस देते हुए। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनको सुनने की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा ध्यान से उनको सर्च करते हैं। फिर मेरे जो कोलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जब हमारी कोई डिस्कशंस हो रही होती थी तो वो कहते थे कि वाई डोंट यू स्टार्ट अ चैनल, कि जिस पे आप जब हमारे साथ डिस्कशन कर रही होती हैं या किसी पेशेंट को समझा रही होती हैं या किसी कोलीग को समझा रही होती हैं, तो आपका समझाने का अंदाज़ जो है वो बहुत आसान होता है। तो वो एक ट्रिगर बना, या कह लें कि एक वो बेंचमार्क सेट हुआ मेरे लिए कि अच्छा आई कैन स्टार्ट दिस। और फिर जब मुझे कोई फुर्सत मिलती थी तो फरागत में कुछ कभी कभार शौकिया अवेयरनेस वीडियोस कर लेते थे, और दैट टू हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमेशा से आम आवाम रही है और उनके बिल्कुल आम मसाइल और
हेल्थ के जो आम मसाइल हैं वो रहे हैं। मैं कभी भी इनटू वेरी फैंसी वर्ड्स या वेरी फैंसी लैंग्वेज जाना पसंद नहीं करती। सबसे आम फहम ज़ुबान में जो भी बात हो सकती है वो करना चाहती हूँ मैं हमेशा। तो वो एक और जो है, जब मैंने शुरू किया तो उसका रिस्पांस इतना ह्यूज और मैसिव था कि मुझे उसको फिर कंटिन्यू करना पड़ा लोगों की फरमाइश पे। ठीक है, यानी आप ये समझती हैं कि हम चूँकि साइंटिफिक डॉक्टर हैं और हमने जो गुफ्तगू करनी होती है वो भी साइंटिफिक अंदाज में ही करनी होती है, और हम एक उस तरह की बात नहीं कर सकते जिसकी कोई बेस्ड साइंस के ऊपर ना हो या उसको वो कोई रियलिटी ना हो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क समेत अगर हम बर्र-ए-आज़म एशिया की बात करें तो स्टोमिक डिजीज़ जो है ना, ये बेसिकली एक कौमी बीमारी बन चुकी है लोगों जी की। बिल्कुल ऐसे ही है। या तो लोग ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, जी। या वो कहते हैं कि जी मेरा खाया पिया मुझे लगता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल 3 ऐसे। सवालों के साथ लोग हमें मिलते हैं। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइएगा कि जो मैदा है, स्टोमिक है, बेसिकली ये किस तरह का ऑर्गन होता है और फिर इसका काम बॉडी में क्या है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है आज की डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान के साथ अटैच्ड है। किसी ना किसी को दिन में या वीक में एक आध दफ़ा ये मैदे से जुड़े हुए मसाइल हो जाते हैं। तो अब ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसने आपकी फूड को डाइजेस्ट भी करना है और आगे फिर दूसरे ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाना भी है। यानी ये एक इंजन का काम करता है बॉडी। एक इंजन समझ लें आप इसको। लेकिन होता क्या है कि जब, जैसे आपने मुझे कंप्लेंट्स कुछ शुरू में बताई, 2-3 जो जिन बातों का आपने जिक्र किया, होता क्या है कि जो मैदे की अंदर की जो लाइनिंग है उसकी सोजिश हो जाती है, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो उस सोजिश की वजह से कुछ मसाइल पैदा होते हैं और उन मसाइल की वजह से लोग ज़्यादातर ओपीडीज़ में या डॉक्टर साहिबान के पास प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है ना वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ना यहाँ पेन हो रही है, या यहाँ हो रही है, या राइट लेफ्ट हो रही है, या अपर लोअर हो रही है, मुझे मैदे का दर्द है। अगर मैदे का दर्द हो तो उस पर उसका स्पेसिफिक एरिया कौन सा होता है? अच्छा, मैदे का दर्द जो है वो एपिगैस्ट्रियम में ज़्यादा होता है, लेकिन जो कंप्लेंट आती है कि मुख्तलिफ जगह पे वो पॉइंट आउट करके अगर पेशेंट कह रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रहा हो। एक तो वो दर्द किसी और तरह का भी हो सकता है, बिकॉज पेशेंट तो अपना डायग्नोसिस नहीं कर सकता ना, डॉक्टर के पास ना, तो जजमेंट करना तो डॉक्टर का काम है। जी बिल्कुल। तो अगर वो आपको बता रहा है तो वो कोई और भी ऑर्गन हो सकता है जहाँ पे दर्द हो। दूसरा, अगर पेट में गैस है तो उसकी वजह से मुख्तलिफ जगह पे भी पेट में एक डिफ्यूज सा पेन हो सकता है, जिसकी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को आप उर्दू में क्या कहेंगे, कि जैसे उसका जो बताने का तरीका है वो थोड़ा सा वेग होगा, वो क्लियरली नहीं बता पा रहा होगा कि ये एग्जैक्टली किस जगह पे मुझे दर्द है, तो उसकी वजह पेट में गैस भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पेशेंट है वो अगर पूरे पेट में दर्द का कह रहा है तो आप उसको गैस्ट्राइटिस ही डायग्नोज करें, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री, कि वो हिस्ट्री क्या दे रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अगर आप उसको एग्जामिन करते हैं और आप उस नतीजे तक पहुँचते हैं कि इसको मैदे का ही दर्द है, तो फिर ऑब्वियसली फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों की एक कॉमन जो हमने देखा है कि आप इमरजेंसी में देखें, हॉस्पिटल्स में देखें, ओपीडी में, क्लिनिक्स में या डिफरेंट जगह पे, तो लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो गैस बहुत बनता है पेट में। तो मैं तो अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को थोड़ा मजाक के अंदाज में भी समझाता हूँ कि मुल्क में गैस आती नहीं है, तुम्हारी गैस जाती नहीं है। तो गैस बनने की वजह क्या होती है? दैट इज़ अ गुड वन, के मुल्क में गैस चलें कभी कभी आ भी जाती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं इसके बगैर हमारा दिल भी नहीं लगता, कहीं और चले जाएं तो दिल करता है कि यहीं वापस आएँ। बिल्कुल। तो गैस बनने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, और उसमें अगर हम गैस्ट्राइटिस की तरफ थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं इस टॉपिक को, कि जो गैस बनना है ना वो मुख्तलिफ वजह से हो सकता है। लेकिन अगर हम गैस्ट्राइटिस की बात करें तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, जो कि मैदे की अंदरूनी जो तय है उसकी सोजिश है, उसको गैस्ट्राइटिस हम कहते हैं। तो अगर हम उसकी कॉजेज़ की बात करें तो वो मुख्तलिफ वजह से हो सकता है। ठीक है। उस सोजिश की वजह से अगेन गैस हो सकती है या और अलामात हो सकती हैं। सो गैस इज़ एन अलामत, यानी गैस की वजह से सोजिश नहीं हो सकती, सोजिश की वजह से गैस। एग्जैक्टली, और भी कई वजह से हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अलामत को डिजीज से डिफरेंट रखना है ना। तो वंस डायग्नोसिस बन गया तो हम फिर उसके कॉजेज़ की तरफ जाते हैं। तो अगर हम गैस्ट्राइटिस के कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना एच पाइलोराई। ठीक है। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे टोबैको स्मोकिंग जो है ना वो काफ़ी इसका है रोल। उसके बाद
कुछ लोग हैं जो अल्कोहल की तरफ भी हैं, तो वो भी एक उसका फैक्टर है पॉजिटिव। ठीक अच्छा, है। इसके बाद स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक इसको है। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेस इज़ अ बिग फैक्टर कि ये मैदे की जलन, तेज़ाबियत और इस तरह के अलामात और सिम्टम्स जो हैं वो सामने आते हैं। इसके ठीक है। अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेस ऐसे हैं जिनमें ये अलामत हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ेस वो होते हैं जिसमें आपके जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो आपके ही खिलाफ। एग्जैक्टली तो वो इन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वो हो सकता है। तो ये कुछ हैं जो पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं ठीक है। गैस्ट्राइटिस के। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम गैस्ट्राइटिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो गैस्ट्राइटिस का एक आम आदमी को क्या सिम्टम्स ऐसा महसूस होगा कि उसको लगे कि शायद मेरे मैदे में सोजिश है? इसमें ना दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, एक्यूट और दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। यानी अगर गैस्ट्राइटिस रीसेंट है तो कुछ जो अलामात हैं वो उसमें नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली की शिकायत होना, दिल घबरा रहा है, दिल में बेचैनी है, पेट में ऊपर की जानिब वो इशारा करके बताएगा पेशेंट कि मुझे दर्द हो रहा है, यानी जहाँ पे उसकी सीने की हड्डी खत्म होती है, एग्जैक्टली उसके नीचे, एग्जैक्टली उसके नीचे। हाँ जी, उस जगह पे वो पॉइंट आउट करेगा। ठीक सो वो एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा अब गैस हो सकती है, पेट का फूलना हो सकता है, ब्लोटिंग के वो सिम्टम्स बता सकता है। ये जो मसला है ये मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट कर सकता है, इसकी बहुत सारी अलामात हो सकती हैं और वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ अलामात होती हैं, कुछ पेशेंट्स में कुछ और तरह की हो सकती हैं। तो ये है कुछ अलामात। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं तो गैस्ट्राइटिस को डायग्नोज करने के लिए क्या हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, एक्सरे करना पड़ता है, या यस जो है वो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करता है? अच्छा, इसमें यह है कि फिजिकल एग्जामिनेशन प्लेज अ रोल। अगर वो एपिगैस्ट्रियम को वो कर रहा है और वो आपको लगता है कि उसका इस हद तक नहीं बढ़ा हुआ कि आप उसको फिजिकली एग्जामिन करके एक जनरल एंटासिड दे के मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो क्रॉनिक उसकी कंप्लेंट है, बहुत पुरानी है, तो उसमें फिर कुछ टेस्ट कराए जा सकते हैं और एंडोस्कोपी ज़रूर उसमें की जा सकती है। उसमें फिर एच पाइलोराई का जो इन्फेक्शन है वो पिक हो जाता है। वो फिर हम ब्लड से करते हैं या स्टूल से भी करना पड़ता है? दोनों से कर लेते हैं। दोनों से कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैदा जो है जैसे हमने बात की कि ये गाड़ी का बेसिकली इंजन है, इसी से सारी चीज़ें आपको मिलनी होती हैं। हमारी जो पब्लिक होती है वो ये समझती है कि इस मैदे को ताकतवर कैसे बनाया जाए। मैदे को ताकतवर बनाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको पॉइंट आउट नहीं करी, मैं सबकी बात करी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उसमें हमें अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए कि जिसकी वजह से फिर आपका जो ये मसाइल है मैदे की तेज़ाबियत या ऐसी अलामात हैं कि उल्टी आ रही है या मतली आ रही है, या उसमें आपको जलन की कोई वो फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो सेटल हो जाती है। अब अगर लाइफस्टाइल चेंज की बात करें तो मैं हमेशा इस बात को इंडोर्स करती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर इलाज पे जाने की बजाय आप शुरू से ही कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो आपको ये मसाइल होते ही नहीं है। अगर हो जाएं तो फिर वो इलाज जो है वो ज़ाहिर है डॉक्टर की एडवाइस के साथ आपको फॉलो करना होता है, लेकिन उसमें एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ना खाएं, मॉडरेशन में खाएं। हमारे दीन में भी कहा गया है कि भूख रख के खानी चाहिए, लेकिन हम समटाइम्स जो है वो ओवर ईट कर जाते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की आदत होती है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, इसके अलावा बहुत ज़्यादा तेल में पके हुए खाने। हमारे अगर सालन में ऑयल कम हो, जिसमें हम डीप फ्राइज एग्जैक्टली डीप फ्राइज भी, और आम जो ग्रेवीज घर में बनाते हैं या सालन बनाते हैं उसमें अगर डोंगे के ऊपर सालन में ऑयल की तय ना हो तो अक्सर लोग घर में नाराज़ हो जाते हैं कि ये इसमें ऑयल कम डाला हुआ है। तो ये वो भी एक फैक्टर है। फिर डीप फ्राइड हम बहुत ज़्यादा ब्रांड्स का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमें फ्राइड चिकन और बर्गर्स जो हैं वो खाने की आदत है, उसमें भी चिकन तला हुआ डाला हुआ होता है। तो इस तरह की जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं ना, इन्होंने हमें परेशान किया हुआ है और ख़राब किया हुआ है। तो हमने करना क्या है कि हमने हल्का फुल्का खाना खाना है, हमने फ्राइड चीज़ें जो है नहीं खानी। उसके बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। उसमें यह है कि आप घर में खाना स्टीम कर सकते हैं। अगर आपको फीका खाना नहीं पसंद तो आप मुनासिब नमक मिर्च के साथ जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक है। स्टीम के अलावा बेक करने की ऑप्शन है। अगर आपको बेक करना भी मुश्किल लगता है तो आप उसको कोई हल्का ऑयल करके स्टर फ्राई कर लें, बिल्कुल हल्के ऑयल में। अब स्प्रे बॉटल्स भी आ गई हैं मार्केट में जो ऑयल स्प्रे किया जाता है, ऐसे ही। उसको फ्राइंग पैन में हल्का सा सौते करके और उसको कुक किया जा सकता है। सो मुख्तलिफ तरीके से खाना जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसमें बहुत सारा ऑयल डालना है और बहुत सारे मसाले डालने हैं और फिर एक उसका फ्लेवर क्रिएट होगा। लेस ऑयल के साथ और लेस मसालों के साथ भी उसका फ्लेवर क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन हमारी आदत बन चुकी है, हमें वो चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद हैं, वो पर्टिकुलर फ्लेवर्स जो हैं वो हमारे माइंड में होते हैं और हम वी कीप ऑन कुकिंग देम एट होम, और या फिर बाहर जाके भी हम कोशिश करते हैं कि हम इसी किस्म के खाने खाएं। अगर आप कहते हैं कि जी बाहर जाके आपके पास खाने का ऑप्शन नहीं है, तो बाहर भी आपके पास खाने का ऑप्शन है, आप बारबेक्यू खा लें, आप फ्राइड खाना ना खाएं। आप बर्गर्स जो हैं उसमें भी फ्राइड चिकन है मोस्टली, वो ना इस्तेमाल करें। बाहर जाके आप ये बारबेक्यू वाला फूड ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं। तो फ़िश तो स्टीम की हुई बड़ी अच्छी, जब मौसम अभी आगे आएगा सर्दियों का तो बड़ी अच्छी स्टीम की हुई फ़िश कई जगहों पे मिलती है। और अगर बाहर जो है, अगर आपको लगता है कि सोर्स ठीक नहीं है, कुछ लोग बाहर खाने के शौकीन नहीं होते, तो सबसे अच्छा तो ये कि घर का पका हुआ खाएं। चाहे वो फ़िश है या चिकन है या मटन है, कुछ भी है, उसको हल्के ऑयल में हल्की नमक मिर्च के साथ घर में बहुत बेहतरीन तरीके से पकाया जा सकता है। दूसरी बात ये, हम लोग क्या करते हैं कि हम रात का खाना लेट खाते हैं और खा के सो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है तेज़ाबियत का। अब उसमें क्या होता है कि रात को अक्सर लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम सो रहे थे, खाना हमारा ऊपर तक आ रहा था, मुंह की तरफ आ रहा था, मुंह में आ जाता है। एग्जैक्टली। सो ये जो सिम्टम है गर्ड का, ये इसी वजह से होता है कि रात का खाना लेट खाया, ओवर ईट कर लिया और उसके बाद खाने में और सोने में वक्फा नहीं रखा। तो कम से कम खाने और सोने के आवर्स में अगर आप शाम को 7 बजे खाना खाएं और फिर तकरीबन 10-11 बजे सोएं तो 3 से 4 घंटे का गैप आ जाता है। उससे क्या होता है, आप एक पीसफुल स्लीप सोएंगे, आपको रात को मुंह के अंदर खाना नहीं आएगा, तेज़ाबियत नहीं होगी, गर्ड नहीं होगा, खट्टे डकार नहीं आएंगे, ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं होगी। तो ये हमारी अपनी गलती है कि हम रात को लेट खाना खाते हैं और फिर ये सारे सिम्टम्स हम सफ़र करते हैं इन सब से। अगर हम नहीं तो हमारे कोई आसपास के लोग या कोई ना कोई ये कंप्लेंट इस तरह के आ रहे होते हैं। सो लाइफस्टाइल प्लेज अ ह्यूज रोल इन मैदे के मसाइल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त और बड़े अच्छे अंदाज में हमारे लोगों की, मेरा ख्याल कोई चीज़ ऐसी रह नहीं गई जिसको आपने वो देखा ना हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे वो कहते हैं जी हम अपने दिन का जब आगाज़ करते हैं, कुछ कहते हैं हम योगर्ट से करते हैं, कुछ कहते हैं हम नींबू पानी से करते हैं, कुछ कहते हैं जी हम ब्लैक कॉफ़ी से करते हैं, तो मैदे का स्टार्टअप आपकी नज़र में सबसे अच्छा क्या है? अच्छा, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट कि मैं न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को एनलाइटन करूँ लोगों को, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ डॉक्टर वो ये है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बेस्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए। बाय सेइंग कि बेस्ट मील ऑफ द डे, आई डोंट मीन कि आपने निहारी और पाए खाने हैं। बाय सेइंग बेस्ट मील ऑफ द डे, आई डोंट मीन कि आपने हलवा पूरी खानी है या पराठा खाना है। बाय सेइंग बेस्ट मील ऑफ द डे, आई मीन कि आपका जो खाना है वो कैलोरीज में बहुत अच्छा होना चाहिए, सुपर फूड्स उसमें एडेड होने चाहिए और उसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छी अमाउंट में होने चाहिए। सो अगर आप नाश्ते में 2 बॉयल अंडे ले लें, या अगर आप बॉयल अंडे नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह पे आप कोई और प्रोटीन, जैसे लोग अक्सर ना ये कबाब ले लेते हैं नाश्ते में, शामी कबाब चिकन के बने हुए घर में, तो वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है। फिर अगर आपका वो भी दिल नहीं करा तो आप ओट मील ले सकते हैं, ओट मील के ऊपर नट्स की टॉपिंग की जा सकती है। अगर वो खाने का दिल नहीं करा तो योगर्ट का एक बाउल ले सकते हैं, उसके ऊपर नट्स की टॉपिंग की जा सकती है। तो आपका जो ब्रेकफास्ट है वो पावर पैक्ड होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो आप कह लें कि तीखा मसाला उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ठीक है जी। नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फ़रिया तारक मौजूद हैं, जो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आज बात हो रही है मैदे के हवाले से, यानी स्टोमिक जो है वो जो आपका मैदा है उसके अंदर गैस, तज़ाबियत, बर्निंग, नोज़िया, वोमिटिंग, फिर आपके साथ कॉन्स्टिपेशन, खाना मुंह में वापस आना, तज़ाबियत रहना, ये मसाइल क्यों होते हैं और इनका हल क्या है।
एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरिया तारक हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ब्रेक से पहले आपको बता रही थी कि गैस्ट्राइटिस, मैदे में सोजिश का हो जाना, फिर उसके साथ कितनी और डिजीज़ जो है वो लिंक्ड होती हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जैसे आपने बात की थी कि खाना मुंह में लोगों के अक्सर वापस आ जाता है। हम ये देखते हैं कि खाना तो वापस आता ही है, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे मुंह में छाले बन गए हैं, आबले बन गए हैं, वो हमें आके दिखाते हैं, डॉक्टर साहब ये देखें बने हुए हैं। तो इसमें आपने ऑटोइम्यून का भी जिक्र किया था, तो ये क्या बीमारी होती है और इसको हम किस तरह देखते हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उनमें जो जिस्म का अपना मुदाफ़ियती निज़ाम है वो ये होता है, आम अल्फाज में इस तरह समझाऊंगी कि आपका जिस्म जो है ना, इसने अपने इर्द गिर्द एक हिसार किया हुआ है जो इसको स्ट्रॉन्ग रखता है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया बाहर से अटैक करता है तो जब आपका वो हिफाजती हिसार जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो बैक्टीरिया और वायरस किक आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो वीक होता है तो वो बैक्टीरिया और वायरस जो हैं उनको या कुछ और पैथोजेंस जो हैं उनको उस आपके बॉडी के सिस्टम में एंटर होने में आसानी होती है, उन्हें एक दरवाज़ा खुला हुआ मिल जाता है। तो ऑटोइम्यून डिजीजेस में ऐसा ही जो है ये हिसार जो है इसके खिलाफ आपकी जो बॉडी है वो बाहर से दुश्मन ना भी आए तो अंदर वाला खुद ही आपके खिलाफ। जी 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 सो इस तरह से होता है। अच्छा, अब जो हम बात कर रहे थे मुंह में छालों की, और ये एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि ये बहुत सारे लोगों में ये एक अलामत होती है गैस्ट्राइटिस की, मुंह में छाले होना, जिनको बहुत अरसे से उसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं हम, यानी जो बहुत देर से यही मसला चल रहा हो या अनट्रीटेड जा रहा हो, या समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं लेकिन कंप्लायंस अच्छी नहीं होती, एक दिन दवाई ले ली, 3 दिन नहीं ली, फिर 3 दिन ले ली, सेटल नहीं हुआ, फिर कंटिन्यू कर ली, पेशेंट की कंप्लायंस अच्छी नहीं है, तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। लेकिन ये मुंह में छाले भी मैदे में तेज़ाबियत की वजह से अक्सर मरीज़ों में ये अलामत पाई जाती है। और इसके साथ जो 1-2 और अलामात हैं उसमें कब्ज़ का हो जाना भी पाया जाता है, या कब्ज़ का बिल्कुल ना होना। ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह से ये मसला प्रेजेंट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइटरी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। सो ये 2-3 अलामात हैं जो मैं शुरू में मेरे से मिस हो गई थी, लेकिन आपने बड़ा अच्छा इसको पॉइंट आउट किया है, और ये अगेन उसी वजह से होता है। हम डॉक्टर साहब कोई चीज़ मिस नहीं होना साथ साथ आपको याद करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तज़ाबियत की अक्सर लोग शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ना हर वक्त तेज़ाब रहता है, मुंह में भी तेज़ाब आ जाता है, तो क्या ये मैदे से मुंह में तेज़ाब आता है या लोगों की वैसे ये फीलिंग होती है? अच्छा, लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो तो थोड़े फ़नी भी होते हैं एट टाइम्स। वो कहते हैं कि कोई आग का गोला है जो मैदे से सर की तरफ जा रहा है, और इस तरह के कंप्लेंट्स भी गैस भी चढ़ गई दिल की तरफ, या गैस जो है वो चढ़ गई है दिल की तरफ चली गई है, या इसके दिमाग को गैस चढ़ गई है, इस तरह के भी ओपीडी में आते हैं कुछ कंप्लेंट्स। लेकिन असल में होता क्या है, असल में होता है कि आपके मैदे में तेज़ाबियत है, और तेज़ाबियत के अलावा आपने खाना भी अगर ओवर ईट किया हुआ है तो वही खाना और फिर प्लस जो एसिड होता है इन स्टमक, वो रीगर्जिटेशन की वजह से आपके मुंह की तरफ आ रहा होता है। और अगेन उसमें हमारे अपने लाइफस्टाइल का, हमारी डाइटरी हैबिट्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, दिन के टाइम ये मसला थोड़ा सा कम होता है क्योंकि आप ज़्यादातर बैठे हुए हैं, या आप चल रहे हैं, या आप अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, यानी आप लेटे हुए नहीं हैं। रात के टाइम पे ये मसला थोड़ा सा ज़्यादा होता है, दिन के टाइम कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि आप अपराइट पोजीशन में हैं तो वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ रहता है। अच्छा, रात में जब ये मसला ज़्यादा होता है तो उन पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि सर के नीचे 2 तकिए रख लें, सर को ज़रा ऊंचा कर लें, या बेड के नीचे, या कुछ लोगों की चारपाई होती है उसके नीचे हम कहते हैं जी चारपाई है तो सर वाली साइड से उसको ऊपर, सर वाली साइड पे नीचे 2 ईंटें रख दें, ये भी कह देते हैं चारपाई वाले मरीजों को। या अगर आपका बेड है, आप नीचे ईंट रखने का आपका वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो आप 2 तकिए ले लें, 2 की बजाय 3 तकिए ले लें, यानी आपका हेड जो है वो एलिवेट हो गया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर वो रिगर्जिटेशन किसी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% कंट्रोल हो जाती है, बट यस किसी हद तक वो फिर कंट्रोल रहती है। क्योंकि ट्रीट कराना तो ज़रूरी है, ये तो आपने होम रेमेडी के तौर पे उनको बता दिया। जी 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 बिल्कुल, कि आपने किस तरह करना है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की थी एंडोस्कोपी की, हम कहते हैं कि अगर गैस्ट्राइटिस है, मैदे में सोजिश है, तो उसको देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। सम कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट एंडोस्कोपी से डर जाता है, वो कहता है कि मैंने एंडोस्कोपी नहीं करवानी। तो एंडोस्कोपी बेसिकली आसान अल्फाज में क्या होती है?
एंडोस्कोपी अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये कैमरा है जिसने आपके मैदे में कैमरे वाला जाके, टेस्ट है जो आपकी हाँ खुराक की नाली से हाँ जी, मैदे खुराक में। की नाली से मैदे के अंदर जाना है, कैमरे से एग्जामिन हो जाना है, दिस सिंपल। ठीक। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये देखने में, सुनने में आप कह लें कि थोड़ा सा फैंसी वर्ड है तो पेशेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान होता है। ठीक। फिर इसमें जो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स वगैरह हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है, मोस्टली गवर्नमेंट सेटअप्स में अवेलेबल है, बहुत सारे प्राइवेट सेटअप्स में भी अवेलेबल है। तो इसमें मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपका डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी एडवाइस करे तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे अपने डॉक्टर को कंप्लाई करें, डॉक्टर की एडवाइस के साथ जाएं, उसको फॉलो करें, और जब आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपकी डायग्नोसिस भी अच्छी होगी, जल्दी होगी, और जो इलाज है वो भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। कुछ लोग डर के टेस्ट नहीं कराते और उससे क्या होता है कि उससे मसला जो है वो तादेर चलता रहता है, उसे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो जो बहुत लंबे अरसे का गैस्ट्राइटिस होता है उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो पेशेंट और तरीके से जो सफ़र कर रहा होता है। तो ज़रूरी है कि डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया जाए और टाइमली फॉलो किया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की थी एपिगैस्ट्रिक पेन की कि वो इस रीजन के अंदर लोगों को ये पेन रहता है, तो एपिगैस्ट्रिक पेन होने की वजह भी बेसिकली गैस्ट्राइटिस होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन बहुत वजह से हो सकता है, लेकिन गैस्ट्राइटिस उसकी एक आम वजह है एक काज जिसको हो हम, सकती है। हाँ जी बिल्कुल, हम उसको फौरन से पिक जो है वो गैस्ट्राइटिस को हम देख सकते हैं। अगर हिस्ट्री को रिलेट करिए, अगर पेशेंट जो अलामात उस तरह की बता रहा है और हर चीज़ जो है उस डायरेक्शन में जा रही है तो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैदे का दर्द बार बार होता है, मैदे में सोजिश भी रहती है, लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो क्या इस नेग्लिजेंसी की वजह से कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकती है? जी बिल्कुल, इससे बहुत सारे क्रॉनिक मतलब मसाइल भी हो सकते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक इसमें जो मैदे में ज़ख़म बन जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स उनको ठीक कहा है। जाता है, वो हो सकते हैं। वो ज़ख़म जो हैं ये इसी तरह हैं जैसे आपके स्किन के बाहर कोई ज़ख़म बन जाता है तो वो आपको बहुत तकलीफ देता है और फिर वो हील होने में टाइम लेता है। अब ये सोचें कि उसी तरह का कोई ज़ख़म आपके मैदे के अंदर बना हुआ है, उसकी अंदरूनी जो झिल्ली है, उसकी जो तह है उसके अंदर बना हुआ है, तो सोचें कि उसको कितना टाइम लगेगा ठीक होने में अगर वो बन गया है तो। और ये हमारी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, क्योंकि हम जब उसके शुरू में एपिसोड्स हो रहे होते हैं और जब वो क्रॉनिक नहीं होता, एक्यूट फेज में होता है, तो उस वक्त हम इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक। तो जब वो अल्सर्स बन जाते हैं तो फिर उसका इलाज करना एक क्रॉनिक कंडीशन का थोड़ा सा ज़्यादा डॉक्टर के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपको दवाइयाँ ज़्यादा दे सकता है, आपके रिजल्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी कंप्लेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो एक तो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। दूसरी बात ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मैदे में तेज़ाबियत की वजह से क्या होता है कि मैदे के अंदर सुराख हो जाता है और जो कंटेंट है वो पेट में फैल जाते हैं, पेरिटोनाइटिस उसको कहा जाता है, और वही कंटेंट अगर छाती में फैल जाए तो उसे मीडियास्टिनाइटिस कहा जाता है। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है, ये भी हो सकती है वो, लेकिन हम इस चीज़ को ना इतना आगे तक सोचते नहीं हैं। एज अ पर्सन हम इग्नोर करते रहते हैं कि अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये दवाई कभी ले ली कभी छोड़ ली। अगर आप मुसलसल दवाई ले रहे हैं, आप टाइम पे इलाज करा रहे हैं, आपको ये मसाइल कभी भी नहीं होंगे, आप कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज पे जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक चीज़ को मुसलसल इग्नोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और वो फिर आपको ही फेस करना पड़ेंगी, लेकिन आपके साथ फिर उसको डॉक्टर भी फेस करता है, क्योंकि बहरहाल उसने आपको इलाज करना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तीसरा, एक दो तरह के कैंसर्स ऐसे हैं जो इसी वजह से हो सकते हैं। सो इन मोर देन वन वे इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपके जिस्म को मुतासिर कर सकती हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और मतलब जदीद तहकीक से ये सामने आई है कि जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस या मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है उनको एलर्जीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। ठीक। ये अब इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, बहुत सारी तहकीक मौजूद है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। तो जो एलर्जी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उन्हें जो पहली बात हम कहते हैं कि आप एंटासिड का इस्तेमाल करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। उन्हें हम वो सब चीज़ें बताते हैं जो शो के शुरू में हमने डिस्कस की, ताकि उनका जो गैस्ट्राइटिस है या तेज़ाबियत है वो कंट्रोल में रहे। और एलर्जी जो है वो सिर्फ स्किन पे छालों का नाम नहीं है, एलर्जी मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। एलर्जी में सांस के मसाइल भी हो सकते हैं, वो एस्थमा एक तरह का होता है, जैसे एस्थमेटिक कफ होती है वो भी इस वजह से हो सकती है। सो इन मोर देन वन वे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा शदीद हैं। तो उससे बेहतर है कि इनिशियल स्टेप पे या शुरू पे ही उसको इलाज जो है उसका देख लिया जाए, कंसिडर कर लिया जाए। उसमें वो बहुत मशहूर कुछ दवाइयाँ हैं जो मौजूद हैं, वो दी जाती हैं और पेशेंट सेटल कर जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एच पाइलोराई का इन्फेक्शन निकल आया तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, उससे भी अगेन सेटल हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बता दिया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें कवर भी होगी।
और वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक नहीं है मेरा, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बिल्कुल। तो आपकी बातों से मुझे वो ये लग रहा है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा और उनको ये बात प्रॉपर तरीके पे समझ भी आ रही होगी। जी। बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो मैसेज डिलीवर करने का जो एक अंदाज़ होता है वो हर बंदे का अपना होता है, तो वो आपका अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये बात ये करते हैं, जैसे एच पाइलोराई की हमने बात की, तो इसके लोग टेस्ट करवाते हैं ब्लड के अंदर तो वो पॉजिटिव आता है, लोग इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, 3 से 4 हफ्ते वो मेडिकेशन भी करते हैं, फिर भी पॉजिटिव आता है तो उनको, जैसे आपने एक बात की थी डिप्रेशन, कि उनको एक साइकोलॉजिकल जो है ना वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो क्या मैदे की सोजिश और नफ्सियाती अमराज जब ये आपस में इकट्ठी होती हैं तो इसका बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट होता है? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि स्ट्रेस की तरफ हमने अभी आना था। स्ट्रेस जो है ना, ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी मैदे की तेज़ाबियत को ट्रिगर करेगा। ठीक है। और स्ट्रेस हम आजकल हर इंसान जो है उससे कोई भी बात पूछो तो कहता है मुझसे ज़्यादा बात ना करो, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। आप 5th क्लास के बच्चे को भी पूछेंगे ना तो वो कहेगा स्कूल से आके मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मम्मी अभी मुझसे बात ना करें। तो स्ट्रेस जो है ना ये इस हद तक कॉमन हो चुकी है, इसका कोई एज ग्रुप नहीं है, इसका कोई जेंडर नहीं है, इसकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये हर शख्स को हर वक्त, और जिस तरह अभी हमारा सोशल मीडिया का दौर है और अवेयरनेस का दौर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस जो है वो हर लेवल पे है, चाहे वो बच्चे हैं या चाहे वो बड़े हैं। बड़ों की अपने चैलेंजेस और स्ट्रेस के वो हैं पॉइंट्स हैं, बच्चों के अपने हैं, लेकिन है तो स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर करती है गैस्ट्रिक एसिडिटी को, और जब एसिडिटी ट्रिगर होती है तो अगेन वो सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अगेन यस, देयर इज़ अ कनेक्शन, और वो कनेक्शन हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह के स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। स्ट्रेस हर इंसान की ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कह सकती आप स्ट्रेस लेना छोड़ दें, वो एक आपकी वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि किसी बात पे आप परेशान हो गए, कोई कम परेशान होता है, कोई ज़्यादा, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप उसे मैनेज करना सीखें। आपको पता हो कि ये स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ बट वी हैव टू हैंडल इट। जैसे एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स होती हैं, ऐसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी वर्कशॉप्स होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटीरियल जो कि यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगह पे अवेलेबल है रिगार्डिंग स्ट्रेस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इंसान की नफ्सियात का और मैदे की तेज़ाबियत का, स्ट्रेस का और मैदे की तेज़ाबियत का, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और येस इट प्लेज अ ह्यूज रोल। ठीक है, यानी अपने आप को अगर स्ट्रेस फ्री करेंगे जी तो स्टोमिक भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल स्टोमिक भी बेसिकली एक मसल है, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है, बिल्कुल तो जब बॉडी पूरी रिलैक्स होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, स्लीप डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा प्रॉपर सोता नहीं है या उसकी नींद पूरी नहीं होती तो इससे भी मैदे में कोई असरात होते हैं? जी बिल्कुल, उससे भी एसिडिटी और तेज़ाबियत के मसाइल सबसे ज़्यादा हैं, और रीगर्ज है। फिर जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं वो वैसे तो बहुत ज़्यादा, और भी इनके जैसे आपका पूरे दिन का बैलेंस ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम है वो ख़राब हो जाता है। हमेशा से अगर आप अपने दीन को पढ़ें और उसको फॉलो करें तो वो उसमें जो अहकाम है अगर उन्हीं पे हम चलते रहें तो रात को टाइम से सोएं, सुबह फजर पे उठें, आपका सर्केडियन रिदम भी ठीक रहता है। लेकिन हमने अपनी आप को अपनी ज़िंदगी को ना मुश्किल बना लिया है दीन से दूर होके, और उसके अलावा ये लेट नाइट जाग के अपने स्लीप के जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज कर के। तो अगर आप कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करने जाएं तो आपको हमेशा एक बात कहेंगे कि अगर आपने हेल्दी रहना है, न्यूट्रिशनिस्ट को लोग क्यों कंसल्ट करते हैं? 2 वजह से। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो कहते हैं हमने वेट लॉस करना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट उनका अच्छा जा रहा होता है लेकिन वो कहते हैं हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। जब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात आती है तो पहली एडवाइस जो दी जाती है वो ये दी जाती है स्लीप पैटर्न ठीक करें, रात को टाइम से सो जाएं और सुबह फजर पे उठ जाएं। तकरीबन 10 बजे सो जाएं, अगर आप 9 बजे आपको टू अर्ली लगता है तो 10 साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह टाइम से आप उठ जाएं, और फिर उसके बाद आपका जो बॉडी का रिदम है और जो उसके मुताबिक आपकी सारी जो डे की एक्टिविटीज़ चलेंगी तो इस तरह के आपके मसाइल नहीं होते। लेकिन होता क्या है, हम पूरी रात जागते हैं, फिर पूरा दिन जो है वो सोते हैं, आपकी स्लीप की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है, पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीहा, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर गैस्ट्राइटिस, तज़ाबियत, कब्ज़, इसके अलावा नोज़िया, स्ट्रेस, इसके ऊपर बात करने की भरपूर कोशिश की, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको बुलाएं और प्रॉपर कोशिश करें कि जो मज़ीद बाकी चीज़ें हैं स्टोमिक से रेलिवेंट उसके ऊपर भी डिस्कशन की जा सके। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फरीहा तारक का पब्लिक के नाम क्या पैगाम?
ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को आसान रखें, बहुत ज़्यादा फैंसी खानों की तरफ ना जाएं, बेसिक खाने खाएं, हल्की नमक मिर्च के साथ, हल्के ऑयल के साथ, घर में पके हुए सादे सादे से खाने खाएं ताकि आप मैदे के मसाइल से महफूज रह सकें। अगर आप ठीक रहेंगे तो ही आप अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत, और उसका ख्याल आपने खुद रखना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और कोशिश की कि जितने आसान अल्फाज हो सकते थे उनको किया, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए कि आपके मैदे के जो मसाइल होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं डिफरेंट जगह पे लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में भी आते हैं, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब मैं फ़लाँ जगह गई थी या गया था, तो मुझे उन्होंने बताया कि मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, जिगर की गर्मी, फ़लाँ गर्मी। तो हम जब बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, चूँकि हम साइंटिफिक डॉक्टर हैं और हमने जो बात करनी होती है वो साइंस से रेलिवेंट करनी होती है, तो आपको अगर मैदे से मुतल्लिका कोई मसाइल हैं या उसके मुतल्लिका अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट बॉक्स में दी गई आपकी जो राय है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे लिए काबिल एहतराम होती है। आप अगर नेगेटिव लिखते हैं तब भी हम आपको सल्यूट करते हैं, अगर पॉजिटिव लिखते हैं तब भी हम आपको सल्यूट करते हैं, क्योंकि जब आप नहीं लिखते तो फिर हमें नुकसान होता है। जब आप लिखते हैं तो उसमें हमारी आवाज़ मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती है और ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचने का एक ज़रिया होता है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर फ़रिया तारक और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जो आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।